So hello, this is Shom Purgai from Indian Statistical Institute. So आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का ही रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स है वो करेंगे पहले. तो लेट्स प्रोसीड विद दैट. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? दैट इज शो दैट द लाइन्स x माइनस 5/7 इक्वल टू y प्लस 2/-5 इक्वल टू z/1. मतलब ये वाला जो लाइन है और x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3, ये वाला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. ये हमको दिखाना है. तो इस केस में हमको तो पता है कि इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज नीचे वाला होता है हमेशा. ये और डायरेक्शन रेशियोज का केस में क्या होता है, अगर वो परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये जो है ये एक्सप्रेशन 0 आता है. तो हम लोग बोल देते हैं कि वो वाला जो लाइन्स है वो परपेंडिकुलर होता है. ये जो कंडीशन था उससे ये सेटिस्फाई करवा के हम लोग ये निकाल सकते हैं. तो फाइनली जो है हमको वो सेटिस्फाई करवाना है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 7 और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्टली उसको करेंगे. तो फाइनली हम लोग उसको करके 7 माइनस 10 प्लस 3 मतलब ये वाला 0 हम दिखा देंगे. तो इससे हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो लाइन जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. दैट वाज द प्रॉब्लम दैट वी डिस्कस. अभी चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स r वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस माइनस j कैप प्लस k कैप. एंड दूसरा एक लाइन दिया है कि r वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. तो ये दो लाइंस दिए हैं, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. ये वाला अच्छे से देख लीजिए आप लोग. यहाँ पे जो है हमको एक ये लाइन है एक ये लाइन है. मतलब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो वहां से a1 a2 b1 b2 जो वेक्टर्स है वो हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे हमने सीखा था वेक्टर फॉर्म में हम लोग जैसे करते थे. तो उस फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो a1 a2 b1 b2 निकल जाएगा. और उसके बाद हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, ये आप अच्छे से देख लीजिए. b1 क्रॉस b2 डॉट a1 ये a1 होगा a1 माइनस a2 बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड. फॉर्मूला आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, बाकी सब इरेज कर देता हूँ. हाँ, यहाँ पे सिर्फ a1 होगा. आई होप आप समझ गए होंगे. बाकी पूरा फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्ट पूछता है. तो इस ये फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो आप सीधा सीधा नहीं निकाल पाएंगे. तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है. तो ये फॉर्मूला पुट करके हमारा आंसर निकल के आ जाएगा. और a1 a2 b1 b2 तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है वो पता ही है, और वो भी हमारा वेक्टर फॉर्म में गिवन है. तो हम लोग उसको डायरेक्टली पुट करेंगे यहाँ पे. तो वो पुट करके ये a1 माइनस a2 और a2 माइनस a1 दोनों ही सेम, मतलब सेम ही होगा. मॉड्यूलस है तो दोनों सेम ही होगा. तो आप लोग देख लीजिए. तो फाइनली आपका वो पुट करके आंसर निकल के आ जाएगा. आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा आपका 3√2/2. तो आप लोग पहले ये वाला वैल्यू पुट किया है, सिर्फ यहाँ पे और कुछ नहीं किया है, जस्ट वैल्यू पुट किया है. 3√2/2 आ गया है. लेकिन आपको वो वाला प्रॉब्लम अच्छे से, मतलब मेन जो था फॉर्मूला क्या है और उसको क्या अप्लाई किया है वो यहाँ पे अच्छे से देखना है. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पेज से. तो आप लोग ये वाला चीज अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. शॉर्टेस्ट फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप फॉर्मूला नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे. तो ये वाला अच्छे से आपको देखना है कि कैसे किया है. अच्छे से ये वाला चीज देख लीजिए कि डी का मतलब क्या होता है और मतलब फॉर्मूला एक्चुअल में क्या आता है, किस फॉर्म में आता है.
क्योंकि ये अगर पता नहीं होगा आप डिराइव नहीं कर पाओगे एग्जाम हॉल में, तो ये आपको सीधा सीधा आना चाहिए, नहीं आया तो नहीं कर पाएंगे। अच्छे से देख लीजिए ये वाला प्रॉब्लम। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये थोड़ा सा नया प्रॉब्लम है रिलेटिव टू अदर्स, मतलब अभी तक जो करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है ये। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको समझ लेना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये वाला चीज दे दिया गया है, x plus 1 by 7 equal to y plus 1 by minus 6 equal to z plus 1 by 1 and x minus 3 by 1 equal to y minus 5 by minus 2 equal to z minus 7 by 1। ये जो दो लाइंस है, मतलब ये वाला जो दो लाइंस है, ये दो लाइंस का बीच का डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, मतलब बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं, लाइक 3D में है ना, तो ये वाला डिस्टेंस, ये स्लैंट हाइट, बहुत सारे डिस्टेंस होता है। 2D में होता है तो अलग बात है, ये 3D में बहुत सारे डिस्टेंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने पहले क्वेश्चन में क्या था, वेक्टर फॉर्म में था और हमको निकालना था, इसलिए वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो यूज किया था। यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में है, तो एक तो आप कर सकते हो कि पूरा मतलब कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में ले जाके फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लाइक ये वाला जो कार्टेशियन फॉर्म है, इसको r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b फॉर्म में ले जाके फिर आप सॉल्व कर सकते हो वो वाले पिछले वाले फॉर्मूला से, या फिर कार्टेशियन का भी एक फॉर्मूला होता है वो भी याद कर सकते हो, सिमिलर टाइप का फॉर्मूला है, देख लीजिए। कार्टेशियन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये वाला आप अच्छे से देख लीजिए, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 a2 b1 b2 c1 c2, और नीचे वाला जो है b1 c2 minus b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 minus c2 a1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 minus a2 b1 होल स्क्वायर। ये एक्चुअली आपका जो मतलब नीचे वाला डायरेक्शन रेशियोज जो होता है, मतलब कुछ आप डायरेक्शन रेशियोज का जो क्रॉस प्रोडक्ट है R1 R2 मान लो, डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस है, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस है बेसिकली। आपको अगर ज्यादा लंबा दिख रहा है तो मतलब आई जे के और फिर A1 B1 C1 A2 B2 C2 और इसका मॉड्यूलस ले लेना है। मतलब ये तो कुछ आएगा, मतलब समथिंग कुछ आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आएगा कुछ समथिंग, ये निकल के आएगा। तो इसका मॉड्यूलस मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मॉड्यूलस जैसे निकाल देते हैं, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, नीचे वाला चीज अगर आपको पूरा याद नहीं रह रहा है तो वैसे याद आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ही मेन चीज है, बाकी वैल्यू पुट करके आंसर निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप वो देख सकते हो अच्छे से। उसके बाद वैल्यू पुट करके तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे क्या आ रहा है -2√29, माइनस मतलब ये मॉड ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2√29 आ जाएगा, 2√29 ही आपका आंसर हो जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेन तो अपना फॉर्मूला ही है यहाँ पे। तो ये वाला चीज आप अच्छे से देख लीजिए कैसे आ रहा है, तो इसको आप यूज करना आना चाहिए कि x1 x2 x3 जो जो इस फॉर्मूला में है उस सब का मतलब आपको पता है, ये मेक श्योर कर लीजिए, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूलाज ही नया है तो थोड़ा सा रिलेटेबल है, फिर भी आप अच्छे से ये वाला चीज देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूलाज। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छे से देख लीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे
नया मतलब फॉर्मूला ही नया, बाकी कुछ ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन नया चीज है, आपको अच्छे से आना चाहिए ये। अच्छे से देख लीजिए। अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी फिर से मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, वेक्टर इक्वेशन दिया गया है। तो वेक्टर इक्वेशन आपको निकालना है। वेक्टर इक्वेशन से आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो क्या बोला है कि r इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, मतलब a प्लस लैम्डा बी वेक्टर के फॉर्म में दो इक्वेशन दे दिए गया है, दैट इज वेक्टर फॉर्म है। उससे हम लोग का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का हम लोग का एक फॉर्मूला था, वेक्टर फॉर्म में ही एक फॉर्मूला था, वो हमने किया था, तो वही यहाँ पे यूज होगा। तो पहले लाइंस देख लेता है, दूसरा वाला लाइन भी आप देख लीजिए। हाँ, एक सेकेंड, एक चीज आप मुझे वो वाला फॉर्मूला कंफर्म करने दीजिए कि a2 माइनस a2 जहाँ पे लिखा था, a1 पहले आता था। It is known that the shortest distance between the lines are equal to, हाँ, वहां पे a1 जो था, ये जो मैं जिसकी बात कर रहा था, वहां पे a2 माइनस a1, मतलब माइनस का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a2 माइनस a2 तो ऑफकोर्स नहीं होगा। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन वहां पे क्या होगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो वो आप थोड़ा ख्याल रखिए, यहाँ पे ठीक वाला फॉर्मूला दिया है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे देखिए a2 माइनस a1 निकाला है, यहाँ पे फिर से गलत है। यहाँ पे a2 माइनस ये वाला चीज a1 होगा, a1 वेक्टर होगा। फिर जस्ट वैल्यू पुट किया है, ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। सेम फॉर्मूला है, सेम टाइप है, आपको जस्ट डेटा अलग, मतलब थोड़ा सा अलग दिया गया है। तो आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। यहाँ पे मेन फॉर्मूला ही मेन है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते इसको। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन सब कुछ मतलब एनसीईआरटी में भी है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है, बाकी यहाँ पे तो दिक्कत की बात नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए पहले, उसके बाद वैल्यू पुट किए हैं, ये निकाला है नीचे का चीज के लिए, और ऊपर भी ये यूज होगा। v1 क्रॉस v2 का मॉड निकाल लिया, और डॉट प्रोडक्ट भी 9 निकाल लिया। तो फाइनली 3/√19 हमारा क्या है, पहला आंसर निकल के आ रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। आप अच्छे से फिर से एक बार इसको देख लीजिए। ये वाला थोड़ा सा नया है, मतलब कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो नए हैं, तो आपको ये वाला चीज अच्छे से देखना है। अच्छे से देख लीजिए ये वाले प्रॉब्लम्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर क्वांटिटीज आर, इक्वेशंस आर दिस। हाँ, तो ये चीज थोड़ा नया है कि इस फॉर्म में दे दिया, तो आप बोलोगे यहाँ पे a प्लस लैम्डा बी कहाँ है, तो लैम्डा एक रियल नंबर होता है, तो यहाँ पे लैम्डा थोड़ी ना, मतलब लैम्डा गामा कुछ भी हो सकता है, टी एस कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्म में लाना है आपको कि एक वेक्टर प्लस अ रियल टाइम्स ऑफ अनदर वेक्टर, जो यहाँ पे जो है ये वेरी करेगा, मतलब ये कोई फिक्स रियल नंबर नहीं होगा, मतलब ऐसा एक वेरिएबल होगा। तो इस फॉर्म में आपको लाना है। तो इस फॉर्म में हम लोग को पहले इसको लाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप अच्छे से गौर से देखेंगे,
तो ऐसे लिखा गया है, तो इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे कि आई कैप प्लस माइनस ऑफ 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस ऑफ हम लोग करेंगे t टाइम्स ऑफ माइनस आई कैप और फिर से बाकी चीजें आएंगे। तो ऐसे करके हम लोग प्रोसीड करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा नया चीज है, देख लेंगे। देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला आर वेक्टर है, इसको पहले तोड़ के ऐसे लिख दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया। ये भी है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ला दिया सबको। फिर जो है यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना यूज मतलब पहले पड़ेगा, यहाँ पे फिर से a2 माइनस a1 होगा, ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद वो फॉर्मूला हम लोग यूज किया है, तो उसके बाद तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मतलब आंसर निकल जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। लेकिन वो वाला चीज थोड़ा नया है कि हम लोग वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं, फिर वैल्यू पुट कर रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ पे उस फॉर्म में तो नहीं था, इसलिए हम लोगों का थोड़ा सा अलग ये प्रॉब्लम हो गया। अच्छे से देख लीजिए। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे ज्यादा कुछ नया तो था नहीं, मतलब ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग 2-3 प्रॉब्लम से यूज कर ही रहे थे। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा नया क्या है कि इसका फॉर्म थोड़ा अलग फॉर्म में था, मतलब वेक्टर फॉर्म में ही था, लेकिन थोड़ा सा अलग था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके हम लोगों का आंसर निकालना पड़ा। तो यही जो नया चीज है वो है। बाकी हमारा फाइनली आंसर निकल के क्या आ रहा है, दैट इज ये सब करके हमारा फाइनली आंसर निकल के आ रहा है 8/√2√29 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है। चलो अभी जो है एक और चीज, एनसीईआरटी का जो पुराना वर्जन है उसके उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मतलब 11.2 में, और नए वर्जन में कुछ कम प्रॉब्लम्स है। नए वर्जन में कुछ तो मतलब 2-3 क्वेश्चन प्रॉब्लम कम है, लेकिन इसका ही सबसेट है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसका ही जो सबसेट है वही प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी है। तो मतलब ये वाला प्रॉब्लम्स कर लिया है, मतलब नए वाले का भी प्रॉब्लम्स हमने कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो उसका ही सबसेट है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के शायद बाकी सब, मतलब इसका जो आप ढूंढेंगे तो इसका सभी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर दिया है। इसके ऊपर 2 या 3 प्रॉब्लम्स किया है, यानी कि पुराने वाले का पूरा कर लिया है। तो ये बिगर सबसेट है, इसलिए ये वाला कर लिया। अभी हम लोग मिसलेनियस करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया। नए एक्सरसाइज में हम लोग का मतलब नया एनसीईआरटी में हम लोग का 11.3 नहीं है, तो वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे भी मिसलेनियस का ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन मिसलेनियस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग नहीं एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है नए एनसीईआरटी का, दैट इज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होगा। Find the angle between the lines whose direction ratios are A, B, C and B minus C. C minus A, A minus B. मतलब A, B और C एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है, और B minus C, C minus A, A minus B दूसरे एक लाइन का क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज है। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा वो आपको निकालना है। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, cos Q इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बिठा देंगे। फॉर्मूला बिठाने के बाद हम लोग का क्या आ रहा है, a इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए माइनस बी, ऊपर वाला चीज ये, और नीचे वाला तो आ ही गया। तो फाइनली cos Q इक्वल टू 0 आ जाएगा,
तो Q अपना 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बिटवीन द लाइंस क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। कुछ नहीं है, हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर परपेंडिकुलर दिखाना था तो डायरेक्ट सिर्फ A1 इंटू P1 इंटू C1 C2 जीरो करके कर देते, लेकिन यहाँ पे एंगल पूछा है, तो एंगल पूछने का मतलब वही cos Q इक्वल टू हम लोग वो L1 इंटू M1 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 वही करते हैं, तो वो हम लोग कर लेंगे। तो ये वाला मिसलेनियस का प्रॉब्लम 1 है, ये आप अच्छे से मतलब ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम तो हमने किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 वहां पे है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे बोला है कि जो लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल है और एक ओरिजिन से पास कर रहा है, उसका इक्वेशन दे मतलब बोलने के लिए बोला है। तो एक चीज तो आपको पता होगा कि यहाँ पे डायरेक्शन बोल दिया गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब डायरेक्शन भी बोल दिया गया है और क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट भी बोल दिया गया है। ओरिजिन मतलब 0,0,0। तो कार्टेशियन फॉर्म में या फिर वेक्टर फॉर्म में, कुछ भी फॉर्म में हम लोग ये दोनों चीज पता होना ही मैक्सिमम होता है। तो इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, A,0,0 या फिर 1,0,0 भी लिख सकते हैं, जो मतलब देख सकते हैं आप डायरेक्शन रेशियोज। और इक्वेशंस ऑफ OA क्या हो जाएगा, दैट इज x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, और नीचे आ जाएगा A00 यानी कि 100, कुछ भी आ सकता है, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप। A00 का रेशियो ही 100 रेशियो, तीनों सेम है, मतलब तीनों से A डिवाइड करोगे तो 100 ही आ जाएगा। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज x/1 इक्वल टू y/0 इक्वल टू z/0। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जा रहा है, यहाँ पे जो है ये वाला आंसर निकल के आ रहा है। तो ये वाला आप देख सकते हो, हमने ऐसे किए थे लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन निकालना थोड़ा मुश्किल था, डायरेक्शन के लिए हम लोग एक्स एक्सिस का जो पैरेलल है वो डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस लाइन का जो यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है, तो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही उसका डायरेक्शन रेशियो होगा, क्योंकि हमने पहले किया था कि डायरेक्शन रेशियो दोनों पैरेलल लाइंस का सेम होता है, मतलब डायरेक्शन रेशियो एक का मतलब सेम कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन पूरा सेम होता है, डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे का मल्टीपल होता है, या फिर हम लोग इस केस में हम लोग सेम लेके ही कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल लेंगे तो फाइनली घूम फिर के सेम ही आ जाएगा इक्वेशन, तो हम लोग वो लेके ही कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज एक्स एक्सिस का जो था वो 100 या फिर A00 कुछ भी आप बोलो वो था, और तो फिर वो हम लोग यहाँ पे पुट करके फाइनली आंसर निकल के आ रहा है। यही मेन चीज है कि डायरेक्शन पता है, पॉइंट पता है, तो वहां से हम लोग इक्वेशन निकाल पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम लेके थोड़ा समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, मतलब एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन नंबर इधर उधर है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि इफ द लाइंस, मतलब दो लाइन दे दिया गया है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये तो ऐसा प्रॉब्लम हमने किया था, लेकिन यहाँ पे एक बार और है, तो फिर भी देख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन रेशियोज का जो है A1 इंटू B1 B2 C1 C2 ये वाला अपना 0 आ जा रहा है, तो वो वाला कंडीशन यहाँ पे पहले पुट करेंगे, तो वहां से के का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं पहले देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम लोग को सिर्फ ये वैल्यू कंप्यूट करना है, तो वैल्यू कंप्यूट करके 0 से इक्वेट करके फाइनली हमारा आंसर निकल के आ रहा है -10/7। ये अपना आंसर निकल के आ रहा है। ऐसा प्रॉब्लम पहले भी किया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से देख लीजिए।
x minus 1 by minus 3 equal to y minus 2 by 2k equal to z minus 3 by 2 and x minus 1 by 3k equal to y minus 1 by 1 equal to z minus 6 by minus 5. ये परपेंडिकुलर है, यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 करके हम लोग का आंसर निकल के आ रहा है. सेम टाइप का प्रॉब्लम है, मतलब हमने किया था लेकिन एक बार और हमने कर लिया. यहाँ पे मिसलेनियस में ये प्रॉब्लम है, इसलिए तो अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए. आई होप दिस इज क्लियर. और थोड़ा मुश्किल हो तो आप पॉज करके देख लीजिएगा. अभी जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, दैट इज कहाँ गया, ये वाला हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है. फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस. ये वाला जो क्वेश्चन नंबर है दैट इज अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी. ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, तो इसलिए हम नया एनसीईआरटी के अलोंग कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 ज्यादा प्रॉब्लम्स होते तो हम करवा देते, लेकिन यहाँ वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है. यहाँ पे 5 है तो वहां पे 20-25 है, तो इसलिए हम लोग जो नया एनसीईआरटी में है वही डिस्कस कर रहे हैं. तो दैट इज find the shortest distance between the lines r vector equal to 6 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap plus lambda times of I cap minus 2 j cap plus 2 k cap. ये हमको निकालना है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला पहला इक्वेशन है और ये वाला दूसरा इक्वेशन है. यही हमने किया है कि मतलब वेक्टर फॉर्म में दे दिया गया है तो उसका बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाले. तो डायरेक्ट सीधा सीधा फॉर्मूला है. देखो इतनी देर बाद यहाँ पे जाके हमारा सही वाला फॉर्मूला है, ये पहले अच्छे से नोट कर लो. यही अपना सही फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला पुट करके हमारा आंसर निकलता है. तो एक बार अच्छे से देख लो, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करना है और आंसर निकल के आ जाएगा. r इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में a1 प्लस लैम्डा b1 a2 प्लस लैम्डा b2 और d इक्वल्स टू यहाँ पे b1 b2 b1 यहाँ से आ रहा है, b2 यहाँ से आ रहा है, a2 यहाँ से आएगा, a1 पहले से आएगा. ऐसे करके हम लोग पुट करेंगे तो फाइनली यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा. यहाँ पे ये वाला चीज मॉड्यूलस है, पहली बात ये वाला मॉड्यूलस है और नीचे वाला भी ये मॉड्यूलस है. तो और ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वाला डॉट प्रोडक्ट है. जस्ट इन केस आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, मैंने जस्ट बोल दिया. अब अच्छे से जस्ट इसको पहले कंप्यूट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके. ये वाला देखो, पहले ये वाला दिखा दिया, फिर हम लोगों को क्या करना है, जस्ट वो सारी चीजें कंप्यूट करके वहां पे जस्ट वैल्यू पुट कर देना है. तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फाइनली सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा. दैट इज क्या आ रहा है यहाँ पे, फाइनली -108/12, दैट इज 9 हमारा आंसर निकल के आ रहा है. ये अच्छे से देख लिया, मतलब ये वाला प्रॉब्लम तो हमने किया ही है, फिर भी आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार इन लोगों ने मतलब सही फॉर्मूला लिखा है. वैसे भी या फिर ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं, डायरेक्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस. तो आपको ये अच्छे से कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अच्छे से देख लीजिए, ये वाले प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर आपको अगर मतलब पूरा कोई कंसेप्ट से ज्यादा आपको पूरा फॉर्मूला रटा होना चाहिए, तभी आप लोग कर पाएंगे. या वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला है और कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तभी आप लोग ये प्रॉब्लम जो है कर सकते हो. नहीं तो आप लोग ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे. आई होप दिस इज क्लियर. मतलब ये प्रॉब्लम्स जो है अच्छे से आना चाहिए. यहाँ पे कंसेप्ट तो नहीं है कि आप लोग कंसेप्ट लगाएंगे सोचेंगे, आपको आएगा तो आपको कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. तो फॉर्मूला रटना मतलब फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन तो थोड़ा दूर है, मिसलेनियस का नहीं एनसीईआरटी का ये लास्ट प्रॉब्लम है कि ये देखिए कहाँ गया. हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे find the vector equation of the line passing through the point 1, 2, -4 and perpendicular to the lines. ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है. ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है. ये आपको अच्छे से करना है. पहली बात,
एक चीज आप देख लीजिए कि यहाँ पे 1 2 और -4 इस पॉइंट से पासिंग है या ना, इस पॉइंट से पासिंग है और परपेंडिकुलर टू द लाइन्स है। तो हमको तो क्या पता है कि अगर हमको पॉइंट के साथ साथ डायरेक्शन रेशियो पता हो जाए तो अपने तो बल्ले बल्ले हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो वो ना बोल के परपेंडिकुलर बोला है, और पैरेलल के केस में हम लोग क्या जानते थे कि सेम उठा के चिपका देते हैं, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला है। तो परपेंडिकुलर बोला है तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन यूज करके हमको वो डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो मैं इसका एक शॉर्टकट भी दिखाऊंगा, तो आप लोग पहले देख लेते। लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी पैरेलल टू द वेक्टर बी, मतलब ये डायरेक्शन रेशियो ये पकड़ लिया कि B1 B2 B3 पकड़ लिया। अभी क्या किया इन लोगों ने, और पोजीशन वेक्टर ये हो गया, तो अपना ये लाइन हो जाएगा। तो यहां से जो है परपेंडिकुलर अगर है तो 3B1 - 16B2 + 7B3, मतलब इसका जो डायरेक्शन इसके साथ तो परपेंडिकुलर है ये वाला लाइन, मतलब हमारा लाइन। तो इसलिए B1 B2 B3 डायरेक्शन रेशियो जो है वो 3B1 - 16B2 + 7B3 A1 A2 B1 B2 C1 C2 वो 0 होगा। और दूसरे लाइन के लिए भी वो सेम होगा, क्योंकि दूसरे लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर, मतलब वही सेम कंडीशन। तो देख लीजिए यहाँ पे दो इक्वेशन आ गए, और फिर 4 और 5 को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो वहां से B1 B2 B3 का रेशियो निकल के आ जाएगा, दैट इज 2 3 और 6। तो डायरेक्शन रेशियोज भी हमारा निकल के आ जाएगा इस केस में 2 3 और 6। मतलब हमको B1 B2 B3 तो निकालना था ना, वही तो अपना डायरेक्शन रेशियोज होता था। तो 2 3 6 यही हमारा डायरेक्शन रेशियो निकल के आ जाएगा। तो 2 डायरेक्शन रेशियो आ गया तो पॉइंट पता है, तो उसके बाद तो हमको पता ही है। लेकिन मेन कैच जो है, मैं जिस तरह से करता हूँ इसको, कि एक डायरेक्शन देखो 3 - 16 7 ये हमको पता है, 3 8 - 5 ये हमको पता है। एक हमको ऐसा डायरेक्शन पता करना है जो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो और हमको ये पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो वो वाला चीज तो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो कोएफिशिएंट होता है उसको ही डायरेक्शन रेशियो ले लेता हूँ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने से परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर तो आ जाएगा। और परपेंडिकुलर आ जाने का मतलब यही हो गया, मतलब क्वेश्चन में वही गिवन है। मतलब ये वाला चीज जो पहला जो अगर ये वाला डायरेक्शन रेशियोज है, इसके साथ दूसरे का जो अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया जो मैंने दिखा दिया, तो हम लोग का जो फाइनली जो डायरेक्शन रेशियो आएगा उसको ही मैं लाइन का डायरेक्शन रेशियो ले लेता हूँ। तो यही मेरा अप्रोच रहता है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो शॉर्टकट से, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये लेजिट हुए है। तो मतलब बोर्ड्स में इस तरीके से करना होगा, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था, लेकिन अच्छे से आप लोग देख लीजिए, अच्छा प्रॉब्लम है बहुत। तो फाइनली हाँ, ये वाला चीज इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन जो है वो निकल के आ रहा है, ये वाला फाइनली निकल के आ गया। ये जस्ट आंसर है, लेकिन मेन यहाँ पे किए हैं कि अगर दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है तो कैसे कर सकते हैं। या तो आप ये तीनों का जो मतलब दो लाइंस का नीचे का डायरेक्शन रेशियो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका कोएफिशिएंट को ही डायरेक्शन रेशियो ले लो, या फिर जो जिस तरीके से यहाँ पे किया गया वैसे ही करो। तो अब अच्छे से ये वाला चीज देख लीजिएगा। हर एक प्रॉब्लम अगर दिक्कत हो तो 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यही तक था पूरा। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, तो अभी तक हमने एक क्विक रिकैप कर लेता है, पहले तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या चीज होता है ये हम लोग पहले देखेंगे। मतलब किया है फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज के केस में क्या होता था कि हम लोग का
जो एक डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में वो लाइन है, उस डायरेक्शन का कोई भी रेशियो अगर हम लोग ले लेंगे, मतलब कोई भी प्रोपोर्शनल रेशियो जो है वो अगर हम लोग ले लेंगे, तो वो वाला डायरेक्शन रेशियो होता था, जो यूनिक नहीं हो सकता है, क्योंकि पता ही है मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो है अलग हाथ में, हमारा डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है। लाइक वो तो अगर ये θ1 θ2 θ3 है, तो उसका कॉस ले लेते हैं, तो वो तो मतलब क्या बोलते हैं, यूनिक ही होगा, वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन जो है वो यूनिक होता है इस लॉजिक से कि cos θ1 cos θ2 और cos θ3, ये जो है फाइनली हम लोग का आ जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये यूनिक होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज जो है वो नॉट ओनली नॉन यूनिक होता है, बट ऑल्सो जो है उनका एक प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि वो प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के साथ। लाइक डायरेक्शन कोसाइन मान लो जो आएगा वो 1/√3 नहीं, सिर्फ कॉमा देके ही लिख सकते हैं या फिर सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है ये यूनिक होगा, 1/√3 एक लाइन के लिए एक ही होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो इसका कोई भी मल्टीपल या फिर कोई भी प्रोपोर्शन, लाइक √3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, तो वो जो निकल के आएगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। तो डायरेक्शन रेशियो नाम का तो पूरा अलग है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा उनका रेशियो जो है वो सेम होगा। लाइक एक जो दूसरे का जो है वो मल्टीपल होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्शन रेशियो हम लोग हमेशा पैरेलल लाइंस का क्यों सेम लेते हैं, कि एक चीज आप अभी समझो कि अगर पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस अगर होगा तो फिर डायरेक्शन कोसाइन जो है वो तो पूरा इक्वल होगा, पूरा इक्वल होगा। और डायरेक्शन रेशियो जो होगा, डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे का मल्टीपल हो जाएगा। मतलब एक अगर कुछ है तो उसके साथ के मल्टीप्लाई कर दोगे तो दूसरे का आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो वो उस लाइन का खुद का ही तो पूरा यूनिक नहीं है, राइट। तो हम लोग अगर मल्टीपल से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीपल आएगा वही उसका डायरेक्शन रेशियो निकल के आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में हमको अच्छे से फर्क समझना है। क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज का बहुत ज्यादा हम लोग जनरली यूज करते हैं, क्योंकि दैट इज इजी टू हैंडल। मतलब मेनली जो हम लोग का पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर कुछ भी हो, सब केस में हम डायरेक्शन रेशियोज ही यूज करते हैं। तो आप अच्छे से ये वाला चीज समझ लीजिए। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब तो सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। और डायरेक्शन कोसाइन भी एक डायरेक्शन रेशियो है बाय द वे, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो तो अगर मतलब वो रेशियो भी सेम ही होगा डायरेक्शन रेशियो के साथ, तो डायरेक्शन कोसाइन भी एक डायरेक्शन रेशियो होगा। डायरेक्शन रेशियो तो यूनिक नहीं होता, मतलब मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे जो है डायरेक्शन रेशियो कोसाइन भी एक डायरेक्शन रेशियो होता है। तो आपको वो अच्छे से समझना है, अच्छे से समझ लीजिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का मतलब, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको मतलब टॉपिक जो है वो देखेंगे, जहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि इसके बाद हम लोग का जो है वो एंगल्स। एक चीज देखो, एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू, या फिर क्यू है एंगल, क्यू बार बार देखे हुए हैं, क्यू देख लेते हैं।
इन थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं। ज्यादा ही कम हो गया भाई। हाँ, एंगल थिकनेस, सॉरी, एंगल अगर क्यू है तो फिर कॉस क्यू क्या आ जाता है? कॉस क्यू इक्वल टू L1 L2 M1 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये निकल के आ जाता है। तो इसको अगर हम लोग मतलब ये कि L1 L2 M1 M2 N1 N2 क्या है? L1 M1 N1 ये L1 का डायरेक्शन कोसाइंस है, और L2 M2 N2 ये L2 का डायरेक्शन कोसाइंस है। अच्छे से आप समझ लीजिए ये चीज। तो L1 M1 N2 N1 होगा ये, और L2 M2 N2 ये जो है फॉर्मूला ये मेन है। तो आप बोलेंगे तो फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे करते थे? तो इसको अगर L1 L2 M1 M2 N1 N2 से हम लोग ये चीज थोड़ा पूछ रहा हूँ, तो L1 क्या होता है? L1 इक्वल टू A बाई रूट A1 बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। अब ये क्या है? A1 B1 C1, ये पहला लाइन का जो है वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। L2 इक्वल टू A2 बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर होता है। इसी तरीके से हम लोग N1 N2, मतलब ये जो है फॉर्मूला है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को रिलेट करने का। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को रिलेट करने का ये वाला फॉर्मूला होता है हम लोग का। तो ये वाला आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को अच्छे से करवाना है क्योंकि यूज करना है। अब हम लोग जो समझेंगे इससे हम लोग का A1 A2 B1 B2 C1 C2 वो जीरो क्यों आ रहा था परपेंडिकुलर वाले केस में, वो वाला एक बार देख लेते हैं। हमको पता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 वो इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा? A1 A2 आप लोग सिंप्लीफाई करोगे प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई रूट अंडर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे L1 की जगह जस्ट वैल्यू पुट किया, L2 की जगह वैल्यू पुट किया, M1 M2 N1 N2 तीनों का नीचे सेम आ जाएगा तो ऊपर सिंपली प्लस हो जाएगा। यही हमारा फाइनली आ जाता है ये वाला फॉर्म। फाइनली ये वाला भी 0 आ जाएगा। ये 0 होने का मतलब है ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये वाला भी 0 हो जाता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इसको 0 करते हैं। तो आई होप जिनको ये वाला चीज थोड़ा दिक्कत देता था वो क्लियर हो गया होगा। अभी जो है हम लोग का एंगल्स तो हम लोग का पता ही है। फिर वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म का जो है R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर। देखो ये तो अपना डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेक्टर, और ये अपना पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जो है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होता है, और डायरेक्शन वेक्टर को आगे पीछे करके हम लोग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। लाइक मान लो अगर ये वाला पॉइंट है और मुझे पता है ये वाला पॉइंट लाइन के ऊपर है और लाइन का डायरेक्शन मान लो ये है, तो डायरेक्शन वेक्टर को अगर इस पॉइंट पे लाइन का पहुंचना है तो ये वाला पॉइंट प्लस समथिंग इनटू वो वाला डायरेक्शन वेक्टर, मतलब स्केलर से हम लोग स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। मतलब अगर छोटा है तो लैम्डा छोटा होगा, बड़ा है तो लैम्डा बड़ा है, तो मतलब दूर है तो लैम्डा बड़ा है। तो किसी भी पॉइंट को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये वेक्टर फॉर्म होता है। और कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग XYZ वाला हमको पता ही है, वो वाला भी हम लोग लिख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म भी क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम लोग का जो है एंगल बिटवीन जो है करने के लिए हम लोग का जो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, उससे L1 L2 M1 M2 करके वो L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये करके, मतलब ये वाला चीज
L1 M1 ऐसे नहीं, L1 M1 N1 L2 M2 N2, ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों जो है, हाँ, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकल के आ जाएगा। और ये दोनों डायरेक्शन रेशियो से हम लोग का जो एंगल जैसे निकाल देते हैं स्टैंडर्ड, उसी हिसाब से हम लोग एंगल भी निकाल देंगे। वो कोई दिक्कत की बात मेनली नहीं है। तो वैसे डायरेक्शन रेशियो भी निकाल देंगे, और मतलब डायरेक्शन रेशियो से एंगल भी निकाल देंगे, और परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल कोई भी कंडीशन दिखाना हो तो वहां से हम लोग डायरेक्ट दिखा सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी डायरेक्शन रेशियोज का एंगल बिटवीन हम लोग को ने कर लिया। बाकी छोटा छोटा तो प्रॉब्लम्स है जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है, और वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में दोनों में, और वो तो फॉर्मूला बेस्ड ही है। बाकी उसके बाद आप लोगों का जो सभी टाइप के प्रॉब्लम्स है, मतलब आपको मेनली स्ट्रेट लाइंस का जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस का जो है वो अच्छे से पढ़ना है, तो उससे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम लोग का स्ट्रेट लाइंस जो है इतना तक ही था, तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं। जो छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है, मतलब छोटा छोटा जो फॉर्मूलाज है वो एनसीईआरटी में भी है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस भी किया प्रॉब्लम करते वक्त, तो आपको वो अच्छे से क्लियर कर लेना है।